इंडिफरेंस कर्व। अब देखो दूसरा अप्रोच है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या होता है रे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? अनुज कुछ तो आता होगा तेरे को? हाँ, साल भर पढ़ने के बाद कुछ तो आया होगा इकोनॉमिक्स में। अरे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही बता दो, हटाओ। बताए रांश? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर आता है आपका अब, अरे अब इधर ध्यान लगाओ प्लीज। सबसे पहला अप्रोच था आपका कार्डिनल, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी अप्रोच। दूसरा अप्रोच है आपका ऑर्डिनल, जिसको अपन बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपसे ये कहता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे भाई साहब। अब आप मना कर रहे हो तो ओ भाई साहब प्रेफरेंस बिगड़ जाएगी अभी यहाँ पर, इतना ध्यान नहीं दोगे तो यूटिलिटी आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन आप यूटिलिटी को रैंक दे दो। क्या दे दो? अब जब आप प्रेफरेंस दोगे तो सबसे पहला अजम्पशन इन डिफरेंस कर्व अप्रोच का कि कम से भी कम आपको मिनिमम 2 कमोडिटीज मस्ट बी कंज्यूम, क्योंकि एक कमोडिटी में क्या प्रेफरेंस दोगे तो कम से भी कम आपको 2 कमोडिटी क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप प्रेफरेंस बनाओगे तो उस प्रेफरेंस में आपका सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने बनाई प्रेफरेंस ए, फिर बनाई मैंने बी, फिर सी और डी, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेफरेंस ए मस्ट बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब मेरा जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो कॉम्बिनेशन ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या रहेगा? डी रहेगा। चारों कॉम्बिनेशन के अंदर जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन मस्ट बी इक्वल एट ईच लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में? तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंज्यूमर इनडिफरेंट, देखो नाम से पता पड़ रहा है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब ये है कि चारों कॉम्बिनेशंस में या जितने भी वो प्रेफरेंस बनाएगा उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। उन कॉम्बिनेशंस में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। और यहां पर जो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर बनाएगा, क्या बनाएगा? कॉम्बिनेशन वो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से बनाएगा। किसके हिसाब से बनाएगा? उसके टेस्ट और प्रेफरेंस। ऑब्वियसली बात, मुझे क्या चीज पसंद है वो मैं कंज्यूम करूंगा, तुम्हें क्या चीज पसंद है वो तुम कंज्यूम करो। अब ऐसा तो है नहीं कि जो माहिर चौधरी को पसंद है वो मैं कंज्यूम कर लूं, चक्कर पड़ जाए मेरे में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस अलग है और मेरा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेगा? अलग रहेगा। और माहिर का प्रेफरेंस हैरान जैन के बराबर हो जाए तो और ज्यादा चक्कर पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर जो भी कॉम्बिनेशन बनाएगा वो कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से बनाएगा। आगे बात समझ में? मेरा कंजम्पशन मैं प्लान करूंगा, तुम्हारा कंजम्पशन तुम प्लान करो। तो शुरुआत कर देते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आपसे ये कहता है कि इट रेफर्स टू सेट, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which offers the same level which offer the same level of satisfaction to the consumer। इसका मतलब ये हो गया कि दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को क्या देगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो बात अभी तक तो कचौरी की हुई थी बस। अब कचौरी के साथ भाई साहब की इच्छा होगी यार भैया मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी पीऊं। अब ये कचौरी और कोल्ड ड्रिंक को इस तरह से कंज्यूम करेगा कि इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, कितना भी ये कॉम्बिनेशन बना ले। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। क्या है ये आपका?
तो मान लीजिए कि ये एक्स कमोडिटी हो गई और ये वाई कमोडिटी होगी, मतलब एक तरफ हो गया इसका कचौरी, एक तरफ हो गया इसका कोल्ड ड्रिंक। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से प्लान करें, मान लीजिए एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा तो वाई की 10 करेगा, एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम करेगा तो वाई की 7, 3, उसके बाद 4 नहीं 10, 7, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 5 यूनिट्स, और जब ये 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो यहाँ पर 4 यूनिट्स को क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बना रहा है, ये कंजम्पशन इस तरह से प्लान करेगा कि दोनों हर कॉम्बिनेशन पर, मतलब ये तुम्हारा, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, तो दिस इज योर कॉम्बिनेशन ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको कॉम्बिनेशन ए पर मिलेगा वही कहां पर मिलेगा, बी पे, वही कहां मिलेगा आपको सी पे, और वही कहां मिलेगा आपको डी पे। आगे बात समझ में। तो इंडिफरेंस कर्व होता यही है कि ईच लेवल, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब इससे क्या क्या चीजें पता पड़ रही है, सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता पड़ रही है कि जब मैं एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा हूं, कर रहे हैं अपन एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज, इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझना है इसको ध्यान से। जब हम एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हम वाई की कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो आपने वाई की पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर आपने 2 ही करा, फिर आपने 1 ही करा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपसे ये कहता है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी कम होगा। तो आप लगातार जब एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एक्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर आप वाई का कंजम्पशन लगातार डिक्रीज कर दोगे तो वाई से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ गई, तो सेटिस्फेक्शन कहां मिला? इसलिए वो क्या कर रहा है, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो वाई की क्या करेगा, कम से कम यूनिट्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन क्या बना रहे, इक्वल बना रहे। आगे बात समझ में। अब अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं साहब। ये लो, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब 1 पे कितना है, 10, तो ये आपका 1 पे कितना हो गया, 10। अब सेकंड पे कितना है, 7। ठीक है, तो ये सेकंड पे आपका हो गया 7। उसके बाद थर्ड पे कितना है, 5, और 4 पे कितना आपका 4। ठीक है, ये एक्स कमोडिटी हो गई, ये वाई कमोडिटी। तो आपका ये इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो आईसी कर्व है वो आईसी कर्व क्या रहेगी, कॉन्वेक्स रहेगी। क्या रहेगी, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अपने ओरिजिन पॉइंट से ये कुछ इस तरह से बन रही है। देखो ये कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है ये, तो ओरिजिन पॉइंट से आपका इंडिफरेंस कर्व क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। क्या बनेगा? क्यों होता है कॉन्वेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? यहाँ पर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हवाला देना पड़ेगा कि यार भैया मैं कम से कम यूनिट इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि भैया अगर तू लगातार कचौरी कंज्यूम करेगा 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 तो कचौरी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी भैया, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर मान ली तो कंटिन्यूसली कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करेगा, उसका कंजम्पशन गिराता जाएगा, तो कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाला यूटिलिटी बढ़ जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं रहा, नहीं रहा तो क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा कंज्यूम करेगा ताकि दोनों की यूटिलिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेगा। इसलिए आपका जो इंडिफरेंस कर्व वो क्या है, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये किसको शो करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। अभी क्लियर है पॉइंट आपको? इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, वो चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन पर चल जाए, हर कॉम्बिनेशन पर क्या मिलेगा उसको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद आते हैं अपन इंडिफरेंस कर्व का, ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम आपसे क्या कहता है कि ये क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपसे क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपसे ये कहती है कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो इंडिफरेंस कर्व का ये है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी और ना वाई एक्सिस को टच करेगी। तो सबसे पहला ये है कि इट
नेवर इट नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सिस, ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। आगे बात समझ में। दूसरा प्रॉपर्टी आपका ये होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। क्या होता है ये? हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है? मोनोटोनिक होता है। क्या होता है वो? मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा वो कंजम्पशन करेगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा उसको? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, जितना कम कंजम्पशन उतना कम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना वाई एक्सिस को टच करेगी। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच और इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब कभी भी इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरह से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो आप उस कॉम्बिनेशन को कभी भी रिपीट नहीं करोगे। या तो कॉम्बिनेशन उससे हायर होगा या उससे लोअर होगा, पर वो कॉम्बिनेशन इक्वल कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी। आगे बात समझ में। तो या तो कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो हर कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। और बताओ, इंडिफरेंस कर्व जो होती है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इसका जो स्लोप होता है क्या होता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एमआरएस को। एमआरएस होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दो कॉन्सेप्ट पढ़े अपन ने। ये अपन पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। इसके पहले था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आपको याद हो तो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर उसको एक्स कमोडिटी की एडिशनल प्रोडक्शन के लिए वाई कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्स कमोडिटी की एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी की वो कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वहां जब वो ज्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा था वो था आपका एमओसी, जिसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये आपका एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आगे बात समझ में। दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ रहे थे अपन प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपन पढ़ रहे हैं कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एमआरएस को। इसका मतलब जो ये है, जो आईसी कर्व होती है वो क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए, मैंने समझा दिया आपको, वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? और चूंकि वो कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है तो आपका जो एमआरएस है क्या है आपका? तो एमआरएस का पहले आप समझो एमआरएस होता है क्या है। एमआरएस का मतलब होता है इट, एमआरएस के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट रेफर्स टू द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू sacrifice, consumer is willing to sacrifice the consumption the consumer is willing to sacrifice the consumption of y commodity for additional consumption of
एक्स कमोडिटी, इसका मतलब ये है कि ये वो रेट होती है जिस रेट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करना चाहता है, सेक्रीफाइस करना चाहता। तो जिस रेट पे वो सेक्रीफाइस करना चाहता है वो एमआरएस होता है। क्या होता है वो? एमआरएस होता है। इसका मतलब एमआरएस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? फॉर्मूला ऑफ एम आर एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका लॉस ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ एमआरएस के, तो एमआरएस का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखिए अब फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट यूनिट पर देयर इज नो चेंज इन कंजम्पशन ऑफ आइदर एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। तो चेंज कहाँ हो रहा है? फर्स्ट में तो आपका नील रहेगा। सेकंड यूनिट पर देखो, अब आपने अब यहाँ पर आप निकालिए डेल्टा वाई कितना है? 10 से आप 7 पर आए तो 3, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा? 3 और अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 होगा। अब 7 से 5 पे आपने कंजम्पशन रिड्यूस किया तो आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा? 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमआरएस है याद रखना, तो एमआरएस क्या होगा आपका? एमआरएस यहाँ पर क्या होगा? डिक्लाइन होगा। क्या होगा एमआरएस? और एमओसी याद है क्या होता है? एमओसी इंक्रीज होता है। क्या होता है एमओसी? एमआरएस डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए वो डिक्लाइन हो रहा है। पहले आपने 3 करी, फिर 2 यूनिट करी, फिर 1 ही कर रहे हो। लेकिन वहां एमओसी के अंदर क्या होता है? आपको राइस के एडिशनल प्रोडक्शन के लिए वीट की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी क्या करनी पड़ती? सेक्रीफाइस करनी पड़ती, क्योंकि राइस आप प्रोड्यूस करो 40 यूनिट्स और वीट आप प्रोड्यूस करो 100 यूनिट्स। तो 40 यूनिट राइस उगाने के लिए 100 यूनिट वीट सेक्रीफाइस करना है। तो वीट की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन को करने के कारण एक्स कमोडिटी की यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो वाई कमोडिटी की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? वाई कमोडिटी की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे, और वो कब होगा? जब आप उसकी कम यूनिट सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए कंज्यूमर यहाँ पर क्या कर रहा है? लेस एंड लेस यूनिट्स को क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब लेस एंड लेस यहां नहीं लिखना है। एमआरएस की डेफिनेशन के अंदर आपको ये नहीं लिखना है कि वो एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई की लेस एंड लेस यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा। नहीं, आपको डेफिनेशन ये लिखनी है कि इट इज अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, दैट्स इट। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो एमआरएस आपका डिक्लाइन क्यों होता है या आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। आपके सामने ये सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स क्यों होता है। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि आपका एमआरएस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। एमआरएस नहीं, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स क्यों होता है। या आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा इट इज बिकॉज फॉर एडिशनल, आपको लिखना पड़ेगा फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूमर is willing to sacrifice less and less units of y commodity। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये इसका? और उसके बाद भी लिखना पड़ेगा इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी विल डिक्रीज, and if consumer will sacrifice the consumption of y commodity, marginal utility of y commodity will increase, so the consumer will not get equal satisfaction. So to get the same level of satisfaction, consumer is willing to sacrifice less and less units of y commodity। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, इसलिए एमआरएस क्या होता है? डिक्लाइन होता है। आगे बात समझ में? तो ये तो था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व के अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं? कंज्यूमर की विलिंगनेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
मतलब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करना चाहता है, कंज्यूमर की विलिंगनेस है। लेकिन हमारी विलिंगनेस से काम थोड़ा चल रहा है, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। अब तुम्हारी जेब में है 100 रुपए और तुम ख्वाब देख रहे हो 5 स्टार होटल में चाय पीने का, तो उसके लिए तुम्हारी जेब में 1000 रुपए होना चाहिए। तो कोई ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं, चुपचाप थड़ी पे जाकर चाय पी के आ जाओ। इसका मतलब यहां पर आपका बजट कॉन्स्टेंट आ गया। क्या आ गया आपका यहाँ पर? दूसरा, बजट कांस्टेंट तो है जो है ही सही। अब भाई साहब मान लीजिए कि इसका बर्थडे आ गया मोदी का, अब ये सोचे यार कि मैं तो 10,000 रुपए का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, शानदार इनको होटल होटल में लेके जाऊंगा, बढ़िया खाना वाना खिला के लाऊंगा और शानदार एम्बियंस होने चाहिए वहां पर, बढ़िया पूल पार्टी वार्टी करेंगे, मामला सेट करेंगे। अब ये गया इसके बाबूजी के पास, पिलाओ बाबूजी मारो बर्थडे पीछा दो वहीं। तो बाबूजी ने बोलियो, बाबूजी ने पूछी खतरा पीछा चाह रहा, तो बाबूजी तो बोला कि लाओ बाबूजी 10,000 रुपया चाह रहा है मैं। तो बाबूजी बोलाएंगे बेटा आजा, देखो पैसे देखो। बाबूजी ने गल्ला खोला, गल्ला खोल के 100 का नोट पकड़ा दे, ले बेटा जा ऐश कर। अब 100 रुपए जब मिले तो अब ऐसा तो है नहीं कि बर्थडे स्पॉइल कर देगा बेचारा छोरा, बर्थडे तो बनाएगा। तो अपने ज्यादा कुछ नहीं करना, स्टेशन चौराहे पे जाओ, पताशे के ठेले पे जाओ और 100 रुपए के पताशे खिला के आ जाएगा सबको। इसका मतलब अब तेरे साथ क्या आ गया? बजट का कॉन्स्टेंट आ गया। क्या आ गया? मतलब आप कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहते हो, आपकी इच्छा से आप एक्स कमोडिटी की एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो, ये आपकी विलिंगनेस है। क्या है ये आपकी? लेकिन जब बजट आ जाता है या प्राइस ऑफ ए कमोडिटी आ जाती है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है? प्राइस और बजट को देख के कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं बजट की, किसकी बात करते हैं? बजट मतलब कंज्यूमर बजट। कौन सा बजट? तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ, अभी मैं उतनी ही चीजें पढ़ा रहा हूं जितने भी जरूरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब दो गुड्स का आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे जहां पर आपके सामने इनकम का कांस्टेंट है और प्राइस का कांस्टेंट है। तो तुम्हारी बजट इक्वेशन क्या बनेगी? तुम्हारी बजट इक्वेशन बनेगी कि y इनकम इज इक्वल टू अब px इंटू qx, ठीक है, प्लस py इंटू qy, ठीक है। तो या तो आप इसके बराबर खर्च कर दो या आप क्या कर दो, इससे कम खर्च करो। ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते, जेब में 30 रुपए, या तो 30 से कम खर्च करोगे। 20 खर्च कर दिए, 10 खर्च कर दिए, 5 खर्च कर दिए, ठीक है। और कोई महान कंजूस आदमी तो रुपए 2 रुपए खर्च करे, हैरान जिन जैसे, ठीक है। अब आपकी जो इनकम है वो बराबर रहेगी या ज्यादा रहेगी? किसके? प्राइस कमोडिटी, एक्स कमोडिटी का प्राइस इंटू एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी प्लस करो वाई कमोडिटी का प्राइस इंटू वाई कमोडिटी का क्वांटिटी। दोनों का जो टोटल है, दोनों का जो टोटल है वो तुम्हारी इनकम के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स अ कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड मोर देन हिज इनकम। पॉसिबल ही नहीं है, सोचो ही मत इस बारे में। 10,000 रुपए के तेरे ख्वाब थे बहुत बड़ी पार्टी करने के, नहीं हो पाए पूरे, 100 रुपए में ख्वाब पूरे करो। आगे बात समझ में? तो वो बजट है। क्या है वो आपका? बजट। अब बजट आपसे क्या कहता है? अज्यूम कर लो कि, अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कमोडिटी का प्राइस है 2 रुपए और वाई कमोडिटी का प्राइस है 1 रुपीज और जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो कितना है? 60 रुपीज है। कितना है? अब यहाँ पर मैं मेरा बजट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं? मेरा बजट। तो मान लीजिए कि मैं एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, अगर मैं एक्स कमोडिटी कंज्यूम नहीं कर रहा हूं तो मेरी जेब में 60 रुपए तो पूरे 60 यूनिट्स में वाई कमोडिटी की कंज्यूम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम है 60 रुपीज। कितनी है? और एक यूनिट की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो 60 यूनिट की कीमत कितनी होगी? 60 रुपीज। अंडरस्टूड? अब मैं 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं। कितने कंज्यूम कर रहा हूं? तो 10 यूनिट्स, एक यूनिट 2 रुपए की, तो 10 यूनिट कितने की होगी? 20। तो बचे कितने? 40। तो 40 यूनिट्स में किसकी कंज्यूम कर सकता हूं? वाई। आगे बात समझ में? अब मेरे पास, मेरी इच्छा है कि मैं एक्स कमोडिटी की 20 यूनिट कंज्यूम करूं। कितने यूनिट कंज्यूम करूं? 20। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया आपका? 40। तो आपके पास बचा कितना? 20। 10 क्यों बचा? 20 बचा ना। हाँ, तो टोटल आपका 60 रुपीज क्या हो गया? स्पेंड हो गया। अब आप 30 यूनिट्स अगर एक्स की कंज्यूम करते हो तो यहाँ हो गया आपका 0। क्या हो गया आपका यहाँ पर?
तो ये आपका बजट हो गया। क्या हो गया? बजट स्केड्यूल हो गया। अब आप इसको बना लो टेबल में। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया आपका, यहाँ एक्स कमोडिटी ले लेते हैं, यहाँ वाई, तो ये हो गया आपका 10, 20 और 30। यहाँ पर हो गया आपका 20, 40 और 60। मैंने सेम वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि दोनों के अंदर जो टेबल है उसका गैप बराबर है, ठीक है, डिफरेंस इक्वल है। तो ये फर्स्ट पे तो आपका यहाँ पर है 60, उसके बाद 10 और 40 मतलब अपन यहाँ पर है, उसके बाद 20 और 20 उसके बाद यहाँ पे। तो ये आपकी बजट लाइन है। क्या है ये आपकी? तो बजट लाइन आपकी स्ट्रेट कर्व बन रही है। क्या बन रही है? तो ये भी क्या हो रही है आपकी? लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट कर्व बन रही है। क्या बन रही है आपकी? लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है ये भी लिखना आपको, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट कर्व, या लीनियर कर्व बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? लीनियर कर्व। आगे बात समझ में? तो ये आपका बजट हो गया। क्या हो गया ये आपका? अच्छा, बजट आपका शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। शॉर्ट में ब्रीफिंग दे देता हूं कि मान लीजिए आपका बजट रोटेट कब होगा और शिफ्ट कब होगा। अपन ये ले लेते हैं कि ये ए भी मेरी बजट लाइन है। क्या है ये? अब इसको ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। ये एक्स कमोडिटी और ये वाई कमोडिटी। अगर मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो एक्स कमोडिटी की ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? अगर मान लो जो एक्स कमोडिटी है वो 2 रुपए की है, कितने की है? अगर वो 1 की हो जाए तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, वाई का कंजम्पशन सेम रख लो। तो बजट लाइन क्या करेगी आपकी? रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये राइटवर्ड रोटेशन है। क्या है ये? राइटवर्ड रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, अगर यहाँ पे लिख देता हूं, चलो, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्या हो रहा है आपका? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो बजट लाइन क्या होगा आपका? राइटवर्ड रोटेट होएगा। क्या होएगा ये? राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन में आपका बजट राइटवर्ड रोटेट होता है। कैसे होता है? कि मान लीजिए वापस से ये आपकी बजट लाइन है। क्या है ये आपकी? तो ए बी इज योर बजट लाइन है, एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी। अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी फॉल्स, अगर वाई कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन किसका बढ़ जाएगा? वाई का बढ़ेगा। अरे कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वाई का। जब वाई का प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन किसका बढ़ेगा? वाई का। एक्स का कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? राइटवर्ड रोटेशन हो गया। क्या हो गया है? ठीक है। तो जब एक्स का या प्राइस का, सॉरी, एक्स कमोडिटी का और वाई कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बजट लाइन आपकी राइटवर्ड रोटेट होगी। क्या होगी? अब अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ गया तो आदमी क्या करेगा? कंजम्पशन कम कर देगा। तो अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये तुम्हारी ए बी क्या हो गई? बजट लाइन। क्या हो गई? अगेन ये एक्स को कंज्यूम कर रहे हो और ये वाई को कंज्यूम कर रहे हो। अरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अब अगर मान लो एक्स का प्राइस बढ़ गया तो एक्स का कंजम्पशन क्या हो गया? कम। तो ये लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया। क्या हो गया है? तो बजट लाइन क्या हो जाएगी आपकी? लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये आपकी ए बी बजट लाइन है, क्या है ये आपकी? ये एक्स और ये वाई कमोडिटी है और वाई का प्राइस बढ़ गया तो वाई का कंजम्पशन कम, तो ये भी क्या हो गया आपका? लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया। क्या होगा आपका? लेफ्टवर्ड रोटेशन। सिंपल, अंडरस्टूड है? तो अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है, अगर प्राइस कम हो रही है तो राइटवर्ड रोटेशन है, प्राइस ज्यादा हो रही है तो लेफ्टवर्ड रोटेशन है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? कंज्यूमर की इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो बहुत बढ़िया काम है। क्या हो जाएगा बताओ? बजट लाइन आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जब वो एक्स और वाई, जब उसका इनकम बढ़ेगा तो वो दोनों कमोडिटी पे क्या करेगा? पैसा खर्च करेगा। और जब वो दोनों कमोडिटी पे पैसा खर्च करेगा तो उसका बजट राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। ठीक है। अब इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बजट लाइन को क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बजट लाइन इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। क्यों होता है? बिकॉज 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी।
इसका मतलब टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी बाय 1 यूनिट, कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। क्योंकि एक्स का प्राइस 2 रुपए होने के कारण उसको वाई कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स क्या करनी पड़ रही, सैक्रिफाइस करनी पड़ रही। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज बिकॉज 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। आगे बात समझ में? तो एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट के लिए, कितने यूनिट के लिए, वाई कमोडिटी की 2 यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब योर बजट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ योर प्राइस, दैट मींस पी एक्स अपॉन पी वाई। मतलब डेल्टा वाई कितना है आपका 20, आप कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो 20, और गेन कितना कर रहे हो 10 यूनिट्स, तो इज इक्वल टू 2/1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1। तो इनका जो रेशो है, रेशो ऑफ योर बजट लाइन विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ योर प्राइस लाइन, दैट्स व्हाई बजट लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस लाइन। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पड़ाव जो है आपका इस चैप्टर का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला तो एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और दूसरा आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब पहली इक्वेशन थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तो अपन ने समझ ही ली है कि कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अंडरस्टूड है? दूसरा मतलब पहली जो इक्वेशन है वो है आपका एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, अब इसको समझो, एमआरएस ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है, ये होता है स्लोप ऑफ आईसी कर्व। क्या होता है ये? स्लोप ऑफ आईसी कर्व। वो किसके बराबर होना चाहिए? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन किसके बराबर होना चाहिए? बजट लाइन के। कैसे बराबर होगा? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर अपनी इच्छा से एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करना चाहता है। इसका मतलब कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस कंजम्पशन of Y commodity, consumer is willing to sacrifice the consumption of Y commodity for additional consumption of X commodity। मतलब यहाँ पर वो X commodity के एडिशनल कंजम्पशन के लिए Y commodity का कंजम्पशन अपनी इच्छा से सेक्रीफाइस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट प्राइस अलाउज द कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हो, यहाँ पर उसको किसकी वजह से करना पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। मार्केट प्राइस अलाउ द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट, मार्केट प्राइस अलाउ द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट वाई कमोडिटी। ठीक है, तो वो यहाँ पर मार्केट प्राइस उसको अलाउ कर रही है वाई कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और यहाँ पर वो क्या करना चाह रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है। एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन अपनी इच्छा से बढ़ा रहा है और वाई का कंजम्पशन अपनी इच्छा से सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो वाई को सब्स्टिट्यूट मार्केट प्राइस के कारण कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? तो दोनों में डिफरेंस आ गया, एक तरफ तो उसकी विलिंगनेस आ गई और एक तरफ उसकी बाउंडनेस आ गई। दोनों चीजें जब बराबर हो जाती है तो आपको क्या लिखना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक, कंज्यूमर्स equilibrium will strike where willingness of a consumer to sacrifice Y commodity
to sacrifice y commodity for x commodity is exactly equal to boundness to sacrifice y commodity for x commodity। एक तरफ तो उसकी इच्छा है और एक तरफ उसकी मजबूरी है। तो जो उसकी इच्छा है किस चीज की, एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने की, वो बराबर हो जाएगी उसकी मजबूरी के, किस चीज की, टू सेक्रीफाइस वाई कमोडिटी फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। तो अगर मैं इसको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो ये तो हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व, क्या हो गया ये, और इससे टेंजेंट होता हुआ निकलेगा आपका बजट लाइन, क्या निकलेगा आपका बजट लाइन, ठीक है। तो इस बजट लाइन से आपकी इंडिफरेंस कर्व क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब टच करते हुए जानी चाहिए। तो ये ई इज द क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये होगी तुम्हारी ए बी बजट लाइन और ये आई सी होगी आपका इंडिफरेंस कर्व। तो ये तो उसकी बाउंडनेस है, वो किसके इक्वल हो रहा है, उसकी विलिंगनेस के इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, तो वहां उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये था आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच जेआरएच। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी को नंबर में मेजर करो, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यूटिल्स या कार्डिनल नंबर, उसकी मेजरिंग यूनिट होती है यूटिल्स। लेकिन जेआरएक्स क्या बोलता है, उसको नंबर में मेजर मत करो, आप उसकी रैंकिंग दो और उसकी प्रेफरेंस दो। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, क्या पढ़ा अपन ने, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट क्या है, हर कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, क्या देगा, चाहे आप ए कंज्यूम करो, चाहे बी करो, चाहे सी करो, चाहे डी करो, हर कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने क्या डिस्कस की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है आपकी, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जितना हायर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। तीसरा अपन ने पढ़ा कि ना तो ये एक दूसरे को टच करेगी और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। चौथा पढ़ा अपन ने लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और पांचवा अपन ने पढ़ा इसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। इसका जो स्लोप है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ रेट एट व्हिच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करा तो अपनों को ये पता पड़ा है कि एमआरएक्स क्या हो रहा है, तुम्हारा डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है डिक्लाइन, क्योंकि वो एक्स कमोडिटी की एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई की कम से कम यूनिट्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। आगे बात समझ में। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण हो रहा है कि अगर आप एक्स कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी, और अगर वाई का कंजम्पशन लगातार सेक्रीफाइस करते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी। आगे बात समझ में। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, वो वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे बात समझ में। उसके बाद कॉन्वेक्स क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक्स कमोडिटी के एडिशनल कंजम्पशन के लिए वाई कमोडिटी की कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अब आता है आपका बजट लाइन। क्या आता है आपका, कंज्यूमर का जो बजट होता है वो बजट आपसे क्या कहता है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब बाउंडेशन आ गई कि तुम्हारी जेब में 60 रुपए एक्स कमोडिटी का प्राइस है 2 रुपए और वाई कमोडिटी का प्राइस है 1 रुपया। अब बाउंडेशन आ गई, बाउंडेशन आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, बजट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा बजट इक्वेशन बन गया, इनकम विल ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन px इंटू qx प्लस py इंटू qy। आगे बात समझ में। उसके बाद
ये हमने अजम्पशन लिया, अजम्पशन क्या लिया, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है तुम्हारा 2 रुपए और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना है 1 रुपीज। ये मैंने आपके कॉम्बिनेशन बना दिए। अगर आप एक्स की 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो 10 इंटू 2 हो गया 20, तो बचे 40, तो 40 आप वाई पे खर्च करो। अगर आप एक्स पे कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हो तो आपके पास पूरे 60 रुपीज है, तो आप पूरे के पूरे 60 रुपए किस पे कर दो, वाई पे खर्च कर दो। ठीक है, उसके बाद रोटेशन और शिफ्ट आ गया आपका। बजट लाइन आपका रोटेट कब होगा, जब एक्स का प्राइस कम होगा या एक्स का प्राइस ज्यादा होगा। एक्स का प्राइस अगर आपका कम होगा तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये राइटवर्ड रोटेशन है। क्या है ये, वाई के केस में कब रोटेट होगा, अगर मान लीजिए वाई का प्राइस कम हो रहा है तो वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्स का कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी राइटवर्ड रोटेशन है। लेफ्टवर्ड रोटेशन कब होगा, जब एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा और वाई का प्राइस बढ़ जाएगा, तो एक्स का भी कंजम्पशन कम होगा और वाई का भी कंजम्पशन कम होगा। जब एक्स और वाई का कंजम्पशन कम होगा तो वो लेफ्टवर्ड रोटेट होगा। आगे बात समझ में। शिफ्ट कब होगा, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब वो दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो बजट लाइन आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने विद डायग्राम समझ लिया है, ये शिफ्ट हो गया आपका। इसको प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट बराबर किसकी होती है, 2 यूनिट के बराबर होती है। मतलब एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट खरीदने के लिए आपको वाई कमोडिटी की 2 यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये अपन ने विद न्यूमेरिकल इसको समझ लिया है, विद एग्जांपल। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच का। तो उसमें आपको 2 कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, तो क्या है कंडीशन, ये इंडिफरेंस कर का स्लोप है, ये बजट लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपसे क्या कहता है कि व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ वाई कमोडिटी फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अपनी इच्छा से करना चाहता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, व्हेन मार्केट प्राइस अलाउ द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट वाई कमोडिटी फॉर एक्स कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम कहां पे स्ट्राइक होगा, जब उसकी इच्छा मतलब उसकी विलिंगनेस किस चीज की, वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने की एक्स कमोडिटी के लिए, वो किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी बाउंडनेस, मजबूरी टू सेक्रीफाइस वाई कमोडिटी फॉर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी बिकॉज ऑफ हिज इनकम एंड प्राइस। तो दोनों आइटम आपके जब बराबर हो जाएंगे तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो इसको शेयर कर देना, जितने ज्यादा लोगों को तुम शेयर कर सकते हो। और जो मेरे से पढ़ चुके हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर देना। ठीक है, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना भी तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नहीं करो तो भी तुम्हारी इच्छा, इस वीडियो को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और ये नोट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, इनको पढ़ लेना। आगे बात समझ में, बाकी पढ़ेंगे अपन आज शाम को, वो मैं टाइम बता दूंगा तुम्हें।